एवरीवन, तो आज हम चालू कर रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज अ लिविंग। पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज अ लिविंग। तो इस केस में आप दो कंडीशंस लीजिए। अगर सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता अब आज से 10 या 15 साल पहले, तो आपका सिंपल से यही आंसर होता कि जो भी चीज हिलती या डुलती है दैट इज अ लिविंग। सो नाउ यू आर इन एज, यू आर मैच्योरिंग डे बाय डे, और आप अभी इसका एक साइंटिफिकली करेक्ट जो डेफिनेशन है उसको समझने की आप कैपेबिलिटी रखते हैं। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, जितने भी हमारे प्लेनेट पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक कॉमन तो जरूर करती हैं, एंड दैट इज ग्रोथ। छोटे से बड़े साइज में बदलना, सिंपल। अगर हम बिल्कुल सिंपल से सोचें तो आपने और मैंने भी ग्रोथ की है। इट इज नॉट एन फीचर दैट इज कन्फाइंड टू सम स्पीशीज। हर एक करते हैं, ईच एंड एवरीवन। एक एनसीईआरटी की चमचमाती हुई लाइन आपके लिए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इस लाइन को समझने के लिए हमें एक बार एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को और एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को एक बार हट के अलग अलग पढ़ना होगा ग्रोथ के टर्म्स पर। आपकी और मेरी बात करते हैं, दैट इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर आपके अंदर एक सेल डिवाइड हुआ है तो दैट विल रिमेन इन योर बॉडी। देखिए समझिए इसे कि अगर आपके अंदर सेल डिवाइड हुआ है, इंट्रिंसिक सेल्स हैं जो, तो वो अंदर ही रहेगा आफ्टर डिवाइडिंग। ऐसा नहीं कि इट विल लूज टू द एनवायरमेंट, सो इट इज कंटेन इन योर बॉडी। तो अगर आपको हम ऊपर से देखें सुपरफिशियली, तो दैट इज इंक्रीज इन नंबर। एक सेल तो बड़ा नहीं है, सेल विल बी आर इन ट्रिलियंस एंड मिलियंस, और डिवाइड भी वैसे ही करेंगे, मतलब एक अच्छा खासा नंबर होगा। तो दैट इज वो बड़े हैं, दैट इज देयर नंबर इज इंक्रीजिंग, और ओवरऑल योर मास इज आल्सो इंक्रीजिंग। और ये केस है मल्टी सेलुलर का। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में, then that is बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप सोच के चलिए बहुत ही ज्यादा सिंपल, उससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करूं तो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की लाइफ यू कैन से बस खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना और मर जाना। बैक्टीरिया के केस में ग्रोथ हम कैसे देखते हैं, दैट इज इंक्रीज इन इट्स नंबर। बैक्टीरिया डिवाइड करेगा 1 से 2, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि दैट दे विल इनलार्ज और हमारे जितना साइज हो जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। उनका बॉडी डिजाइन ऐसा है ही नहीं। आप एक बात सोच सकते हैं कि मल्टी सेलुलर्स आर डिजाइन टू कीप देयर सेल्स टुगेदर, और दूसरी बात जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनके पास कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है अपने सेल्स को कंटेन रखना, मतलब एक कोलैप्स करके एक मेस सा बना के रखना। अगर एक डिवाइड होता है सेल बैक्टीरिया का, तो देन दे आर टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। सिंपली इस कंक्लूजन पे बात कर सकते हैं जिसमें एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते कि कैसे नंबर, और ये इसकी बात हम कर ही नहीं सकते, इंक्रीज इन मास और नंबर। और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर्स की, तो जैसे मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनमें दोनों के दोनों एक्सक्लूसिवली इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स हैं, बिल्कुल ही अलग। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए सेल ग्रोथ इज अ डिफरेंट थिंग एंड सेल डिवीजन इज एन अनदर थिंग। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है जो आना भी चाहिए, लाइक आप घर में रहते हैं और आपका कूड़ा और कचरा इकट्ठे करने के लिए एक स्पेशली वैन आती है। आप उसको अपना गार्बेज डिपॉजिट करा देते हैं उस वैन में, तो फिर वो एक डंप यार्ड में जाएगा और गार्बेज पूरी सिटी का और शहर का वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। आप ये भी सोच सकते हैं दैट इज दैट यार्ड इज ग्रोइंग इन सेंस, वो कचरे से इकट्ठा हो रहा है और कचरा एक दिन बड़ा सा कुछ मतलब मॉन्स्टर सा बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ दिखने में। ये भी हो सकता है जैसे आपने देखा हो रेतीले जो टीले होते हैं जो डेजर्ट एरिया में है, तो एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर, बहुत ही पतली पतली लेयर, स्लिट्स सैंड पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स की लेयर इकट्ठा होकर दैट इन अ सेंस दे आर आल्सो ग्रोइंग, मतलब दिखने में वो ग्रो कर रहे हैं।
तो ग्रोथ की एक अच्छी डेफिनेशन बोले तो अच्छी नहीं, साइंटिफिक और जो जिससे मन सेटिस्फाई हो, तो वो डेफिनेशन क्या है? इट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो ग्रोथ अंदर से हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। और सिंप्लीफाई वे में समझाऊं तो जैसे एक डंप यार्ड है, और जैसे डंप यार्ड में ही आपने डंप इकट्ठा करा, तो बाहर से एक एक्सटर्नल सोर्स से के कारण ही वो साइज में ग्रो कर रहा है। डंप यार्ड में कुछ भी ऐसा नहीं करा जिससे वो खुद ब खुद ग्रो हो, बस वो ग्रो हुआ है एक्सटर्नली। ऐसा ही हम सैंड के जो ड्यून्स हैं उसके केस में ले सकते हैं कि जो एक्सटर्नल विंड्स आई है, विंड्स ब्लो करी है, उन्होंने ही एक सैंड को दूसरी सैंड के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, बस मतलब परत पर परत चढ़ा दी और वो बढ़ता ही चला गया। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का। अब एक इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? इंट्रिंसिक ग्रोथ देखिए, वो ग्रोथ है जो अंदर से होगी। अंदर से मीन्स आपके सेल खुद ब खुद डिवाइड करेंगे। खुद ब खुद जब भी डिवाइड करेंगे जब आप उनको एक न्यूट्रिशन फीड करोगे। ऐसा नहीं है कि अब आप न्यूट्रिशन भी नहीं दो, वो डिवाइड भी करते रहे, तो दैट इज इम्पॉसिबल। पहली बात तो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ के लिए भी बाहर से खाना लगेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से आपको कुछ एक स्टिमुलस, एक सप्लाई दी जा रही है तो एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गया। दैट इज नॉट एडेड। जैसे आपने चपाती खाई या कुछ भी से चावल खाए या चिकन खाया, अगर आपने खाया वो ऐसा नहीं है कि आपको अंदर जाके वो सीधा चिपक गया। दैट इज डिवाइडेड और वो बहुत ही स्मॉलर फ्रैक्शंस में जैसे कहीं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में बन जाएगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब आपके पास एक कैपेबिलिटी है खुद ब खुद ग्रो करने की। ये नहीं है कि कोई जैसे कोई एक्सटीरियर पार्ट्स आपको लगा के अटैच कर दिया हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल पार्ट लिया और आपको सीधा अटैच कर दिया, लाइक वी मॉडिफाई अ कार और एनीथिंग। यू डेवलप योरसेल्फ खुद ब खुद किया है, अपने आप ही किया है। आपकी इंटरनल बॉडी ने, आपके इंटरनल बोले तो सेल्स ने खुद इस प्रोसेस को ज्यादा सिंपल वे में समझाऊं तो आप ऐसे एक्सटर्नली सेल्स नहीं लाए हो कि सेल्स चिपका दिए हो या उनको आर्टिफिशियली अपने अंदर लगा लिया हो। बॉडी ने खुद ब खुद सेल्स जनरेट किए हैं और खुद ब खुद आप ग्रो हुए हो, और दैट इज इन द सिंपलेस्ट वे इंट्रिंसिक ग्रोथ। दिस केस वी कैन से कि ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। अगर हम शुरू में कुछ क्वेश्चन को याद करें जो एनसीईआरटी ने हमसे पूछा था कि व्हाट इज अ लिविंग, तो हम इसे बता सकते हैं एज अ फीचर, पर उसको एक एक्सक्लूसिवली फीचर नहीं कहा जा सकता क्योंकि दिस नॉन लिविंग्स आल्सो ग्रो एज एन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है एक लिविंग का, एक इट्स ओनली अ फीचर। ये कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है एक लिविंग की, बट इट्स अ फीचर। ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते वक्त अब दूसरा फीचर आता है, इट्स रिप्रोडक्शन। केस समझिए, देखिए एक प्लेनेट है, प्लेनेट पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक मल्टीसेलुलर है और एक प्लांट है उसको एनर्जी देने के लिए, और प्लांट को एनर्जी दे रहा है एक सोर्स सन, और एक उस प्लांट में एक डिकम्पोजर है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 ऑर्गेनिजम्स हैं, और सेकंड थिंग इनके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी हमने छीन ली है। तो क्या होगा, दे विल सस्टेन फॉर यू कैन से आवर्स और डेज, इवन वीक्स। तो फिर दैट इज दिस सिस्टम विल वैनिश एंड दिस विल डिक्लाइन, दिस विल फॉल। एक इकोसिस्टम जिसे किसी भी एक लिविंग एनवायरनमेंट को सस्टेन करते रहने के लिए, एक प्लेनेट पर जिंदगी मतलब बरकरार रहने के लिए वी शुड नीड this feature of reproduction in each and every living organisms. So each and every organisms reproduces. कुछ के मेथड है asexual that will not take gametes in this process, और कुछ है sexual organisms जो reproduction process को means successful बनाते हैं with the help of gametes. In the sense हम अगर इसको सिंपली डिफाइन करें तो गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम है, दैट विल
help in reproduction. That's are the simply we say that are the gametes. तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल रिप्रोड्यूस, ऑल शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये ऑल का फीचर्स बिल्कुल भी नहीं है। वो तो उस टाइम मैंने डिफाइन करने के लिए एक सिंपली ऑल का यूज कर दिया था। सो यू विल सी दे आर स्टेराइल ह्यूमन बीइंग्स। तो स्टेराइल ह्यूमन बीइंग्स की केस में दे आर मेड फर्टाइल बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। वो नेचुरली दे आर इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस, तो दे आर असिस्टेड विद टेक्नोलॉजी। ह्यूमंस के अलावा आपने कई एग्जांपल सुने होंगे, जैसे कि म्यूल्स जो खच्चर हैं, और ड्रोन बीज हनी बी के केस में दे आर ऑल्सो स्टेराइल, मतलब उनके पास भी कैपेबिलिटीज नहीं होती रिप्रोड्यूस करने की। हम अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो इफ दे डिवाइड तो क्या हुआ, इसमें नंबर इंक्रीज हुआ। वी आर बिट कंफ्यूज्ड कि इस केस में हम किस टर्म का यूज करें, कि उन्होंने ग्रो किया है या फीचर आता है एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते वक्त मेटाबॉलिज्म। मैं बता दूं आपको, मेटाबॉलिज्म इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, आइदर इट्स स्मॉल सिंगल सेलुलर और बड़े से बड़ा हम कहीं मल्टी सेलुलर हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये होगा। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस। सीधी बात बोले तो जितने भी रिएक्शन आपके अंदर चल रहे हैं उन सब का एक सम, आइदर इट्स एनाबॉलिज्म रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, उन सब का सम ही है मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म रिएक्शंस क्या होते हैं? अगर हम सिंपली एक चीज को सोचे, आप एक स्टफ लीजिए कोई भी थिंग और दूसरे को जोड़ दीजिए आपस में, तो विल कंबाइन और एक थोड़ा सा बड़ा और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता ही चला जाएगा। अगर हम इसे रिपीटेशन पे लगा दें तो इसी प्रोसेस को, दैट इज एनाबॉलिज्म। इंटरनल बॉडी से के हिसाब से और स्पेसिफिकली मैं अगर आपको बोलूं तो एक सेल के हिसाब से एनाबॉलिज्म्स वो रिएक्शंस हैं जिसमें आप सिंपल स्ट्रक्चर्स को, सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़ कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दें। अपोजिट कैटाबॉलिज्म्स वो रिएक्शंस हैं जो एक बड़े मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंजाइम्स के थ्रू तोड़ कर एक सिंपल स्ट्रक्चर्स में बना दे। एक चीज और सोच सकते हैं कि अगर एनाबॉलिज्म्स ऐसे रिएक्शंस हैं जो ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, ग्रोथ में कैसे मदद कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स का, और वो किसी को रिड्यूस भी नहीं कर रहे, मतलब वो तोड़ फोड़ कुछ नहीं कर रहे और वो सिर्फ और सिर्फ बना ही रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तो फिर एनाबॉलिज्म होना चाहिए बॉडी के अंदर, बिकॉज इट्स मेकिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और आप एक एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक सेल है और उस सेल में है साइटोप्लाज्म, जो एक टिपिकल सेल में होगा। तो किसी भी तरह से एनाबॉलिज्म रिएक्शंस की प्रोसेस और उनकी रेट बढ़ जाती है, तो सोचिए, और उन स्पेसिफिक रिएक्शंस की रेट बढ़ती है तो साइटोप्लाज्म के फ्लूइड को बढ़ा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, वो सेल एट द एंड ब्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना स्टोर करने की कैपेसिटी ही नहीं होगी केस में। और एक आप सोच सकते हैं कि एनाबॉलिज्म, सिर्फ और सिर्फ एनाबॉलिज्म रिएक्शन का होना बहुत ही खतरनाक है, एंड इट्स अगेंस्ट बीइंग लिविंग। रिएक्शंस क्या करते हैं, दे आर बैलेंसिंग द रेट ऑफ एनाबॉलिज्म रिएक्शंस, और एनाबॉलिज्म क्या करते हैं, कैटाबॉलिज्म के रेट को बैलेंस करते हैं। सो जिंदा रहने के लिए द सिंपल थिंग इज, आपको एक बैलेंस चाहिए ही चाहिए इन दोनों चीजों के बीच में। देखिए, आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, दैट इज रेस्पिरेशन। तो सिंपली मैं बताऊं रेस्पिरेशन क्या है, वो बिल्कुल सटीक मैं अगर आपको बताऊं कि रेस्पिरेशन है सिंपली एक बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। सिंपली स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को या किसी भी और, मैं अगर इसी स्पेसिफिक टाइम, अभी मैं आपको स्टार्च का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। स्टार्च को सिंपली ग्लूकोज में तोड़ना, और वो भी सेल के अंदर, दैट इज सेम टू सेम आप एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हैं, पर दैट विल नॉट कम टू ए कंक्लूजन कि आपने अभी उसको जिंदा कर दिया है, कि वो एक जिंदा चीज हो गई है। सिंपली एक रिएक्शन को परफॉर्म करा के एक्सटर्नली एक नॉन लिविंग थिंग में एक एक्सटर्नली एक टेस्ट ट्यूब में, तो इट विल नॉट कंक्लूड कि वो एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लिविंग वो जिंदा हो जाएगा सिंपली।
So these reactions are biological reactions. अगर ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर ही हैपन होते हैं, then you will say it is a living body. सेम रिएक्शंस को आप आउटसाइड परफॉर्म करवा सकते हो, that is an external environment. सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर आता है एट लास्ट, वो है कॉन्शियसनेस. इट इज इन एवरी ईच एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स. बस ये है कि इसका डिफरेंस इट इज लाइक एक ग्रेडियंट की फॉर्म में है. जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कॉन्शियसनेस बहुत ही सिंपलर लेवल पे डिफाइंड है, और जैसे जैसे आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह बढ़ते जाओगे तरफ उनकी तरफ, तो इट इज गेटिंग मोर एडवांस एंड एडवांस. जो आप सिंपली सोच सकते हैं कि हर एक फीचर्स, मोस्टली हर एक फीचर्स में है कि कोई भी एक फीचर जो सिंपल ऑर्गेनिज्म में है, इट इज गेटिंग डेवलप्ड एंड गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे हम मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़ते जाएंगे. कॉन्शियसनेस इज सिंपली मतलब आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं अपनी एनवायरनमेंट के साथ. आपके एनवायरनमेंट और आपके बीच में किस हिसाब से इंटरेक्शंस होते हैं, दैट इज सिंपली कॉन्शियसनेस. एग्जांपल लीजिए एक नॉन लिविंग और एक लिविंग के बीच में. सिंपली अगर आपके पास एक ब्रिक है या एक बुक रखी हुई है, यू विल टच इट, तो उसके द रिस्पॉन्स इज नथिंग. कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग का. आप एक ह्यूमन बीइंग को टच कीजिए तो आपको एक अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा. कुछ भी रिस्पॉन्स हो सकता है वो, बट इट विल एंड ईच एंड एवरी ह्यूमन विल रिएक्ट जो एक कॉन्शियस है और जिंदा है. अब आप सोचेंगे जैसे भी हमारे एनवायरनमेंट में सराउंडिंग्स में पेड़ होते हैं, दे आर नॉट रिएक्टिंग, हम उन्हें कितना भी टच कर लें. सो एक रिस्पॉन्स देना, इट विल डिफर विद ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. सो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, इट विल रिस्पॉन्स टू सनलाइट. जैसे पेड़ के बारे में अगर हम सोचें, अगर हम बात करें, तो दे आर गिविंग रिस्पॉन्स टू सनलाइट, रिस्पॉन्स टू विंड, दे आर गिविंग रिस्पॉन्स टू ह्यूमिडिटी. आपको सनलाइट का एग्जांपल से बताऊं तो जैसे जैसे सनलाइट बढ़ेगी, उसकी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ेगी, उसी स्पीड से ट्रांसपिरेशन का रेट प्लांट में बढ़ता जाएगा. सेम केस आप एक बैक्टीरिया के केस में ले लीजिए. देखिए कोई भी अगर एक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, दे नो कि सनलाइट इस स्पॉट पे है या नहीं है. बहुत ही उनके लिए इतना ही काफी है. मतलब बहुत ही सिंपलर कॉन्शियसनेस का अगर आपको एग्जांपल देखना है तो यू कैन सी बैक्टीरिया. भी आपने देखा कि सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में है, तो इट इज एन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ह्यूमंस के केस में अभी एक एक्स्ट्रा पॉइंट में बताऊं आपको, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस का टर्म यूज किया जाता है. वी हैव एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस. पेशेंट्स भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, दे आर कॉन्शियस और दे आर नॉट कॉन्शियस, दे आर अनकॉन्शियस. इट इज स्टिल ए क्वेश्चन टू बी फाइंड आउट. देखिए एक इंडिविजुअल जो बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल सेल्स. कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, इट इज फॉर्म्ड बाय मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स. सेल के पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी कैसे आती है, मींस रिप्रोड्यूसिंग की, एक लाइक रिपेयरिंग की, या खुद ब खुद एक हाउ इट इज एन सस्टेनेबल सिस्टम इन आवर बॉडी. जो ऑर्गेनेलिज उसके सेल के अंदर इंटरेक्ट कर रही है, वही उसी एक जिंदा फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है. सेल के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चलता है. ईच एंड एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, और उस सभी के इंटरेक्शंस के कारण ही एक सेल लिविंग दिखता है या लिविंग की कैटेगरी में आता है. एक टिश्यू की प्रॉपर्टी कैसे होती है, इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द सेल्स. वो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं फॉर ऑफ द स्टफ, और आपस में क्या रिपेयरमेंट करते हैं टिश्यू का खुद ब खुद. इंटरेक्शंस मेक टिश्यू पॉसिबल. ऐसे ही डिफरेंट टिश्यूज इंटरेक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म अ डिफरेंट ऑर्गन. और जैसे ही डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी, इट विल फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. फर्दर जैसे अलग अलग बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इंटरेक्ट करेंगे आपस में, इट विल फॉर्म एन इंडिविजुअल.
इतना सब कुछ समझने के बाद इस कंक्लूजन पर आ चुके हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है एक जिंदा ऑर्गेनिज्म। इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसके भारी शब्दों का प्रयोग करते हुए इन तीनों शब्दों का मतलब ये ही है कि हम खुद ब खुद जिंदा रहने के काबिल हैं। कैसे कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद अपना नंबर इंक्रीज कर सकती है। खुद ब खुद मीन्स इट कैन बी आइदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली, मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ समथिंग एल्स इवॉल्व। हम अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं इफ वी आर रेफरिंग टू दिस इन केस ऑफ एवोल्यूशन। और लॉन्ग पीरियड, बहुत ही लंबे समय के अंतराल में ही कुछ ही चेंजेस लाए जा सकते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, पर लाए जा सकते हैं। खुद ब खुद अपनी बॉडी को रेगुलेट करना, मेंटेन करना, इफ इट इज एनी इंजरी खुद ब खुद रिपेयर करना जितने एक्सटेंट तक पॉसिबल है। हमने देखा कि व्हाट आर द थिंग्स टू डिफाइन लिविंग। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए धन्यवाद।